अच्छा, अब हम DHCP का देखते हैं कि DHCP का सर्वर किस तरह से बनता है। सबसे पहले हमने अपनी यहाँ पे सर्वर मैनेज पे आ जाना है, फिर यहाँ पे मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाने के बाद ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे जाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट करना है और रोल बेस्ड, उसके बाद नेक्स्ट करना है और इस DHCP सर्वर को क्लिक कर देना, ऐड फीचर्स पे क्लिक कर देना, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर इंस्टॉल कर देना है। पहले तो हम स्टैटिक आईपी दे रहे थे ना, स्टैटिकली आईपी दे रहे थे हर यूज़र को और हर फॉरवर्ड और बैकअप लुकअप, फॉरवर्ड और रिवर्स लुकअप जोन को, हर चीज़ को स्टैटिक आईपी दे रहे थे। अब हम हर चीज़ को डायनेमिकली आईपी देंगे। ओके, एक डायनेमिक सर्वर बना रहे हैं कि वह हर चीज़ को डायनेमिकली आईपी देता रहे। ओके, DHCP के थ्रू। ओके, ये इंस्टॉल हो गई, इंस्टॉलेशन सक्सीडेड। और अब हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं और ये देखो DHCP बन गया हमारा, ग्रीन हो गया DHCP। अब उसके बाद अम, यहाँ पे IP4 तक आना है और एक बार इसका से इसके फाइल को ओपन करना है। फाइल एक दफ़ा ओपन करना है, फिर बैक आना है फिर से। इसे IP4 पे क्लिक करना है, न्यू स्कोप पे क्लिक करना है। अब न्यू स्कोप पे क्लिक करके फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जो स्कोप का नेम देना है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं लैब अंडरस्कोर नेटवर्क अंडरस्कोर स्कोप। और अब हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ से स्टार्टिंग आईपी एड्रेस, ओके, वो सेम लिखना है, 192.168.168.79, वहाँ तक सेम लिखना है। अब लेट्स से हम कहते हैं ये स्टार्ट हो जाए 10 से और ये एंड हो, मतलब ये 10 से लेकर इधर तक कोई भी रैंडम देते रहे डायनेमिकली। 192.168.79.200, सॉरी 79.200। ओके, ये करते हैं ना और अब नेक्स्ट करते हैं ना और एक्सक्लूजन्स हमने गलती कर दी। 10 जो था, 10 तो इस सर्वर का था, 10 और 20 हमने तो यूजर्स के आईपी एड्रेस लिख रहे हैं, तो ये 100 से देना शुरू करते हैं। ओके, 100 से लेकर 200 तक देंगे। 10 से लेकर 20 तक तो ये सर्वर था, इसका आईपी एड्रेस था, उसको नहीं देना। ये जो यूजर्स को आईपी एड्रेस असाइन होंगे ना, ये वो है। ओके, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब ये एक्सक्लूजन्स हैं जो नहीं देने, जो नहीं देने उनमें लिखेंगे 192.168.79.10। 10 से लेकर 20 तक नहीं देने किसी को। 192.168.79.20, 10 से लेकर 20 तक किसी को नहीं देने, क्योंकि वो इस पूरे सर्वर के आईपी एड्रेस है, वो किसी को नहीं देने। अब नेक्स्ट करेंगे। अभी लीज की ड्यूरेशन है कि आईपी एड्रेस कितने ऐसे तक रहने चाहिए। 10 दिन कर देते हैं, 10 दिन तक रहने चाहिए, 10 दिन के बाद रीसेट हो जाए। ओके, 10 दिन के बाद नया आईपी एड्रेस मिल जाए हर किसी को। लीज लीज इसी को बोलते हैं।
नेक्स्ट कर देंगे और डिफ़ॉल्ट गेटवे डालेंगे 192.168.79.1। वहाँ पे बेशक कोई डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं था। IP config स्लैश ऑल करोगे ना तो ये हमने VMNet 1 देखा था ना, VMNet 1। यहाँ पे बेशक कोई डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं था, बट जो ये है ना 192.168.17 ये बिल्कुल वैसा का वैसे लिखो, इसके बाद 1 लिख दो। यहाँ पे आपके लैपटॉप पे 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, बट आप ये वैसा का वैसे लिखो और इसके बाद 1 लिख दो। ओके, यहाँ पे 1 लिख दो और फिर नेक्स्ट करो। एक मिनट, इसको ऐड ऐड करना था यहाँ से। यहाँ से नेक्स्ट करो। पेरेंट डोमेन लैपटॉप लोकल है और हाँ नेक्स्ट कर दो और नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट, फिनिश। ओके, अब हमारा IPv4 सेटअप हो गया। अब हम यहाँ पे जाके टर्मिनल पे जाएंगे या कमांड प्रॉम्प्ट पे उस पे लिखेंगे IP config स्लैश ऑल। ओके, अब हम एक दफा पिंग करते हैं, जो पहले पिंगिंग की थी ना हमने, पिंग पिंग DC1 डॉट लैप डॉट लोकल। अब ये देखने की क्या इसकी अब IP एड्रेस में कन्वर्जन हो रही है। ये फॉरवर्ड लुकअप सुन है ना, अगर इसकी IP एड्रेस में कन्वर्जन हो रही है तो फिर ये पिंग होगा। अगर नहीं हो रही है, DHCP गलत DHCP हमारे सही नहीं चल रहा, तो फिर ये एरर आ जाएगा। हो रही है मतलब जो डोमेन है वो IP एड्रेस में कन्वर्ट हो रही है और वो ऑटोमेटिकली हो रही है, DHCP के थ्रू हो रही है, मैनुअली नहीं हो रही। अब ये DHCP के थ्रू हो रही है कन्वर्शन, तो हमारा DHCP भी अब ठीक तरह से टोटली वर्किंग में है। अब DHCP हमारा चल गया, अब हम आगे चलते हैं। DHCP सर्वर का बैकअप वगैरह सारी कहानियाँ हैं। ओके, ये सारी कहानियाँ याद कर लेनी है कि अगर ट्रबल शूटिंग अगर मसला आ रहा है तो किस तरह से ट्रबल शूटिंग करनी है, सारी कहानियाँ। विंडोज सर्वर विजुअलाइजेशन। ओके, ये जो हमारा ये जो सर्वर है ना, ये सर्वर, इसके अंदर भी हम मज़ीद वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं। अभी तो हम इसी को वर्चुअल मशीन में रन कर रहे हैं ना, बट हम इसी के अंदर भी मज़ीद वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं, मज़ीद ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं इसी विंडोज सर्वर के अंदर। उसको बोलते हैं हाइपरवाइजर। इस काम को बोलते हैं हाइपरवाइजर। ये विंडोज सर्वर देता है हाइपरवाइजर हमें, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी देता है उसको कहते हैं हाइपरवाइजर। हाइपर वी देता है। हाइपर वी के थ्रू हम मज़ीद ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है। मज़ीद वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं, मज़ीद सर्वर बना सकते हैं। यानी ये एक सर्वर तो बना हुआ है ना, इसी सर्वर के अंदर मज़ीद सर्वर बन सकते हैं, एक सर्वर के अंदर। ये सारी कहानियाँ ये याद करनी है, पूरी कहानियाँ, ठीक है। ये थोड़ी याद करने वाली कहानियाँ है पूरी। ये बस याद करनी है, सिंपल सिंपल कहानी है कि ट्रबल शूट करना हो तो क्या करोगे, फिर क्या करोगे। एंड में आ गया विंडोज़ का फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन। फायरवॉल आपको पता है क्या करता है। फायरवॉल होता है कि हम्म, एक वॉल होती है, उसमें उसके बाहर कोई भी डाटा चाह रहा होता है उस कंप्यूटर के, या उस कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा आ रहा होता है इंटरनेट के थ्रू, तो फायरवॉल डिसाइड करती है कि कौन सा डाटा अंदर आएगा, कौन सा डाटा बाहर जाएगा। इनबाउंड फायरवॉल पे रूल्स लगा सकते हैं कि इनबाउंड रूल होता है कौन सा डाटा अंदर आ रहा है, आउटबाउंड रूल होता है कौन सा डाटा बाहर जा रहा है। पोर्ट बेस्ड रूल्स होते हैं कि देखो हर फायरवॉल पे ना बहुत सारे हमारे पोर्ट्स होते हैं। लारावेल का कौन सा पोर्ट था, 8000। इसी तरह से हर हर सर्विस के पोर्ट होते हैं।
डेटाबेस सर्वर्स के पोर्ट 1433 होते हैं। 65,535 पोर्ट्स हैं दुनिया में टोटल। ठीक है, 65,535। हम पोर्ट भी बंद कर सकते हैं कि इस पोर्ट का डाटा अंदर आ सकता है, इसका नहीं आ सकता। ठीक है, हम प्री डिफाइंड रूल्स बना सकते हैं कि कुछ सर्विसेज हैं जिनका ये डीएनएस है, उनका डाटा अंदर आ ही नहीं सकता, जिनका ये डीएनएस है उनका आ सकता है। इस तरह से रूल्स बना सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट में जाता है बैश शेल। ये लिनक्स का शेल होता है। ठीक है, बैश शेल स्क्रिप्टिंग, ये लिनक्स का शेल है। बैश, इसको कहते हैं बॉर्न अगेन शेल। बॉर्न अगेन शेल, ये लिखा हुआ है बॉर्न अगेन शेल बैश। जो लिनक्स लिनक्स का जो टर्मिनल होता है ना, उसको यही कहते हैं। विंडोज़ में जिस तरह से ये है, विंडोज़ में तो सी एम डी आई टर्मिनल है, लिनक्स में बैश शेल होता है। ओके, अब लिनक्स के शेल को चलाने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो इस तरह से हमें कोई जिस तरह से ये बनाई हुई है, मैंने यहाँ पे उबंटू बनाई हुई है। ओके, पहले वाली बंद कर दे विंडोज सर्वर। या तो यूँ एक और उबंटू बना लो। ठीक है, या दूसरा तरीका है, अपने विंडोज़ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाओ। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाओ, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे सर्च करो WSL, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, WSL, और यहाँ पे एंटर करो। आ, आ, ये जो उबंटू आएगा ना, उबंटू, ठीक है, ये वाला उबंटू, इस उबंटू को इंस्टॉल कर लो। ये उबंटू का टर्मिनल इंस्टॉल हो जाएगा, पूरा उबंटू इंस्टॉल नहीं होगा, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा, सिर्फ उबंटू का टर्मिनल इंस्टॉल हो जाएगा। हमारा काम भी सिर्फ टर्मिनल से, तो ये छोटा सा आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ये सेम इस तरह का दिखेगा, जैसे ये वहाँ पे पासवर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ मेरा पासवर्ड आ रहा है। ओके, ये टर्मिनल इस तरह से आपको ओपन हो जाएगा। ओके, ये विंडोज़ का ये बॉर्न अगेन शेल है, बैश शेल है। तो आप ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उबंटू। ठीक है, ये फिर यहाँ से आप सर्च करके उबंटू ओपन कर सकते हो। या अभी तो डाउनलोड मेरे पास तो नहीं हुआ, वो आप इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो उबंटू की पूरी एक अलग से वर्चुअल मशीन बनाई हुई है यहाँ पे। बट आप उसको इंस्टॉल भी कर सकते हो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। ओके, अब इतना आपका यहाँ बैश का नहीं है, बट वो कह रहे हैं बैश का जो लिनक्स है वो स्क्रिप्टिंग उसके अंदर हो सकती है, यानी उसके अंदर पूरी प्रोग्रामिंग हो सकती है बैश के लिए। विंडोज़ का जो सर्वर है वो पावर शेल यूज़ करता है या फिर वो CMD को यूज़ करता है। CMD पे हम, वो माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड होता है। लिनक्स ओपन सोर्स है, लिनक्स का पेड नहीं है, ओपन सोर्स है, कोई भी यूज़ कर सकता है। इसको हम WSL के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अब बेसिक कमांड्स दिखा रहा है। ओके, बेसिक जो लिनक्स के कमांड्स हैं वो दिखा रहे हैं। लिनक्स की कमांड्स बेसिक, अब हम आप यहाँ से क्या करोगे, आप यहाँ पे जाके उबंटू इंस्टॉल करोगे। ओके, बट आई एम शोइंग यू फ्रॉम हेयर, आपको बस कमांड्स आनी चाहिए। हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं इको, यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं इको हेलो, तो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाता है हेलो, जैसे से ये प्रिंट होके आने क्या, हेलो, ये देखो ये सामने ही हेलो प्रिंट होके आ गया। अगर हमने देखना है कि अगर हमने देखना है कि जो हमारी जहाँ पे हम हैं उसके अंदर कितने फोल्डर हैं, LS लिखेंगे तो हमें सारे फोल्डर आ जाएंगे। अभी राइट में कैट का फोल्डर है, cat.txt का फोल्डर है मैंने बनाया हुआ है। LS लिखने से सारे फोल्डर आ जाते हैं। ठीक है, LS लिखने से जितने भी फोल्डर होते हैं सारे आ जाते हैं सामने। फिर होता है CD। CD आपको पता है CD क्या होता है, CD से हम किसी भी फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। हम CD कैट कर सकते हैं, कैट का फोल्डर यहाँ खड़ा हुआ है, ये वाला फोल्डर कैट, हम CD कैट करेंगे यहाँ पे, तो हम कैट के फोल्डर के अंदर आ गए। ओके, ये तो कभी यहाँ पे लिखा हुआ है /cat। अब कैट के फोल्डर के अंदर एलएस करेंगे तो कैट के फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी हुई है डॉग नाम की। ठीक है, अब अगर हमने बैक जाना है, पीछे जाना है, अब वापस पीछे जाना है, अब हम कैट के फोल्डर से वापस पीछे जाना चाहते हैं, तो हम खाली लिखेंगे CD, पीछे चला जाएगा। खाली CD लिखने से पीछे चला जाता है। ओके, तो अब हमने इको देख लिया, इको किस तरह से करते हैं।
और यहाँ पे इफ एल्स की स्टेटमेंट्स भी चलती हैं। ओके, ये जस्ट आपने देखना है कि इफ एल्स, ज़्यादा कुछ नहीं वहाँ पूछेंगे, बस पता होना चाहिए कि इफ एल्स किस तरह से चलता है। ठीक है, और आपको आना चाहिए कि फोल्डर, और फोल्डर किस तरह से बनाता है। अभी अभी यहाँ पे हमारे कितने फोल्डर हैं, एलएस के अंदर कैट है और कैट डॉट टीएक्सटी की फाइल पड़ी है। यहाँ पे हम एक और नया फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर किस तरह से बनेगा, मेक डायरेक्टरी एम के डी आई आर यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ, अब हम एक फोल्डर बन गया ऑटोमेटिकली। ओके, हम यहाँ पे एलएस करेंगे, अब देखो यहाँ पे 3 बन गए, कैट डॉट टीएक्सटी और हामिद 3 बन गए। अब हम सीडी करके अब हम सीडी करके हामिद के अंदर जा सकते हैं। सीडी हामिद, अब हम हामिद के अंदर आ गए। हामिद के अंदर कुछ भी नहीं, हमने एलएस किया, कुछ भी नहीं आ रहा, खाली है हामिद पूरा। अब हम हामिद फोल्डर के अंदर मजीद फोल्डर बना सकते हैं। ओके, हम हामिद के अंदर एक और फोल्डर बना दिया। अब यहाँ पे हमने सर्च किया, अब देखो एक फोल्डर इसके अंदर है। अब हामिद फोल्डर से पीछे जाना है तो हम खाली सीडी लिखेंगे, हम बैक आ गए। अब यहाँ पे हम एलएस करेंगे, देखो 3 फोल्डर आ गए, कैट कैट डॉट टेक्स्ट और हामिद। अब यहाँ पे फिर हम सीडी करके हामिद में जाते हैं, सीडी करके हामिद में, और हामिद के अंदर कौन कौन से फोल्डर है, एक सर है। अब हमने सना फोल्डर को डिलीट करना है, तो किस तरह से करेंगे, आर एम। अब डिलीट करने के लिए क्या होता है, आर एम। ओके, कोई फोल्डर बनाने के लिए क्या होता है, MKDIR। एम, और कोई फोल्डर डिलीट करने के लिए हम लिखते हैं RM और उसका नाम लिखा। ओके, ओके, RM ने लिखते यहाँ पे गलत लिखा हुआ है उसने, आपकी मैम ने। खाली RM से डिलीट नहीं होता कुछ भी। ओके, आपको कुछ भी डिलीट करना है अगर, तो आप यहाँ पे लिखोगे RM/R। ओके, RM/R, और फिर जो क्लिक करोगे वो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे एलएस करोगे तो देखो अंदर कुछ भी नहीं है, खाली वो जो सना फोल्डर था डिलीट हो गया। ओके, अब उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हम एक और फोल्डर बना सकते हैं, यहाँ पे डॉग बना दें, इसके अंदर डॉग ये बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एलएस किया तो ये तो एक फोल्डर आया हुआ है। अब एक और फोल्डर बना दें, म्याऊ। ओके, एलएस किया, एलएस से सारे फोल्डर नजर आ जाते हैं ना, एलएस किया ये। अब यहाँ म्याऊ का फोल्डर हमने डिलीट करना है, किस तरह से करेंगे, RM/R और म्याऊ लिख देंगे। अब वो म्याऊ डिलीट हो गया, अब खाली खाली यहाँ पे डॉग लिखा हुआ है, डॉग जो पहले ऐसा लिखा, म्याऊ डिलीट हो गया। अब कुछ डिलीट करना है तो इस तरह से करते हैं। अब अब अगर कोई फाइल है, ओके, कोई फाइल है वो कॉपी करके दूसरी जगह पे डालनी है, तो वो किस तरह से करते हैं, CP कमांड से डालते हैं, सिंपल। अब हम एक फाइल बना लेते हैं, एक फाइल बना लेते हैं, और फाइल कोई भी फाइल बनानी होती है तो हम लिखते हैं टच। ओके, कोई भी फोल्डर बनाना होता है तो हम लिखते हैं मेक डायरेक्टरी म्याऊ। या कोई फाइल बनानी होती है तो हम टच लिखते हैं, टच। हम एक टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं, ओके, हम लिख देते हैं टच डॉट टीएक्सटी। अब ये फाइल बन गई यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने एलएस किया तो देखो एक एक फाइल बन गई, सना डॉट टीएक्सटी। ओके, अभी यहीं पे हम एक और फोल्डर बना लेते हैं, उसका फोल्डर एक फोल्डर बना लेते हैं, MKDIR, उसका नाम दे देते हैं बैकअप का। ओके, अब यहाँ पे एलएस करो, यहाँ पे देखो एक एक बैकअप का फोल्डर आ गया। अब हमने जो कॉपी करना है, कॉपी सीपी सना डॉट टीएक्सटी, कॉपी सना डॉट टीएक्सटी से कॉपी करके हमने डालना किसमें, बैकअप में। पहले लिखेंगे सना डॉट टीएक्सटी, जिसको डालना है वो लिखेंगे, फिर जहाँ डालना है बैकअप। अब हमने एंटर किया, तब देखो यहाँ पे एलएस में भी खड़े सना डॉट टीएक्सटी, लेकिन अगर हम बैकअप के अंदर सीडी करके जाएंगे, बैकअप के अंदर सीडी करके जाएंगे, यहाँ एलएस करेंगे, यहाँ भी खराब है सना डॉट टीएक्सटी। ओके, इतनी समझ आ गई आपको। और अगर कोई फाइल के अंदर देखना है कि फाइल के अंदर क्या क्या कंटेंट है, अभी तो ये एम्प्टी है ना, इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं, अगर हमें देखना है कि क्या क्या है, तो लिखो कैट CAT कैट और लिखो सना डॉट टीएक्सटी।
कैट करके लिखोगे, अभी इस फाइल एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और इस अगर फाइल के अंदर कुछ डालना है, कोई प्रिंट करना है, तो फिर यहाँ पे लिखो, तो पहले पहले पढ़ा था ना इको, इको से कुछ भी प्रिंट हो जाता है। तो इको हमने लिखा ओके, ये इको किया, और फिर उसके बाद ना ये दो सिंबल डाल दिए। ओके, ये दो ग्रेटर देन के सिंबल डाल दिए, और फिर आगे फाइल का नाम डाल दिया। ओके, अब यहाँ से एंटर प्रेस किया, तो वट एवर वॉज इन दिस फाइल विल गो टू दैट फाइल। ओके, अब हम यहाँ पे एलिस करते हैं। अब देखो ये की फाइल थी ओके यहाँ पे, और इस फाइल को अब हम कैट करते हैं। कैट से हम देख सकते हैं, कंटेंट देख सकते हैं। पहले एम्प्टी था, कुछ भी नहीं था। अब हमने उसके अंदर ये कंटेंट डाल दिया है। ये देखो इस लाइन पे ये कंटेंट डाल दिया। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे, तो देखो इस फाइल के अंदर ये चीज़ आई हुई है। ओके, तो यानी कि इको करके और दो ग्रेटर देन के सिंबल डाल के हम फाइल के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, कोई भी डाटा डाल सकते हैं फाइल के अंदर। और अगर फाइल के अंदर का डाटा देखना है, तो वो देखते हैं कैट करके। बाकी ये कहानियों वाली कमांड है, वो सारी एक दफ़ा देख लेनी है आपने। देखो ये उसने वैसे दिखाया हुआ, कोई भी फाइल के अंदर कुछ भी इको करना है, कुछ उस फाइल के अंदर चला जाएगा। और ओके, तो ये सारी कहानी वानी है। अगर लिनक्स के अंदर कोई नया यूज़र डालना है, तो यूज़र ऐड करके डालेंगे, पासवर्ड उसका इस तरह से डालेंगे। ये सारी कहानी वाली कमांड है, ये तीनों याद कर लेनी है। ओके, और ये आपका पूरी लैब होगी, ये पूरी की पूरी आपने प्रैक्टिस करनी है। आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो।